क्लास में स्वागत है। जुलाई से मैंने जो क्लास आप लोगों की ले रखी है वो भारतीय संविधान के बारे में है। इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का जो सेक्शन है उसमें जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उससे सबसे पहले मैंने क्लास इस पे लिया था। दूसरी क्लास जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ली गई थी। फिर तीसरी जो क्लास है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बाद जो सेक्शन पार्ट 1 जो आता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, भारतीय जो क्षेत्र संघ के जो राज्य क्षेत्र हैं और यूनियन टेरिटरीज जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो उसकी क्लास होती है। फिर इसके क्लास लिया था मैंने। इसके बाद अगला जो क्लास था वो फंडामेंटल राइट्स पे था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 एंड 13 के बारे में स्टेट की डिफिनीशन बताई थी। स्टेट की डिफिनीशन और किस तरह से फंडामेंटल राइट जो है इन अगर मौलिक अधिकारों से अगर कोई और भी कानून बनाता है राज्य तो उससे इनकंसिस्टेंट होते हैं तो वो विधि शून्य माने जाएंगे। इसके बारे में भी मैंने अपने वीडियो क्लास में बताया था। और इसके बाद फिर स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 22 तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। लेकिन जो मैं ये फील कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों से जो फीडबैक मिला है मुझे कि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक समझ आप लोगों को नहीं है, उसके ढेर सारी समस्याएं भी आप लोगों को उस हिसाब से। तो मैं एक छोटा सा एक रिवीजन आज एक करने की कोशिश करूँगा। इस रिवीजन में मैं ये बताऊँगा आप लोगों को कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के आगे के जो आर्टिकल 22 तक 1 से लेकर के 22 तक में एक छोटा-छोटा एक ब्रीफ में स्केच आप लोगों को ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के दिमाग में। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होगी तो लास्ट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग मैं स्टार्ट करता हूँ और इसके बाद एक-एक करके मैं उस पे डिस्क्राइब करूँगा कि भारतीय संविधान की क्या विशेषताएँ हैं और इसके बाद प्रस्तावना और भारतीय संविधान की जो विशेषताएँ होती हैं ये एक ही लगभग है, क्योंकि भारतीय संविधान की ज़्यादातर विशेषताएँ जो हैं शब्दशः प्रस्तावना के अंतर्गत हमारे लिखा हुआ है। साथ ही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे उद्देशिका नाम से और इंग्लिश में प्रीएम्बल नाम से यूज किया गया है, उसके अंतर्गत तो पूरा एक दर्पण है कि भारतीय संविधान कैसा रहेगा, कैसा काम करेगा, भविष्य का संविधान कैसा रहेगा, उसके बारे में ढेर सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो करते हुए हम उसकी विशेषताओं को देखते हुए आगे चलते हुए फंडामेंटल राइट यानी 1 से लेकर के 22 तक जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसके बारे में हम ब्रीफली आज देखेंगे। एक ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास की वजह से आप लोगों को मैं बहुत इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, प्रीवियसली क्लासेस में इन डेप्थ चीज़ें बताई जा चुकी हैं। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ। स्क्रीन दिख रही होगी आप लोगों को? दिख रहा है? कोई बोल दे। जी सर, दिख रहा है। ओके। देखिए, भारतीय संविधान की ये विशेषताओं में अगर आप देखें तो ये सारे कुछ आपको नेट पे उपलब्ध है। मैं हिंदी में कोशिश किया है मैंने हिंदी में लाने के लिए। तो उस आधार पे आप देखिए भारतीय संविधान जो भारत का संविधान है उसके मेन फीचर्स में आपका ये है कि लिखित एवं विशाल संविधान है, आपको पता है, कोडिफाइड है, संहिताबद्ध संविधान है। संविधान और कानूनों की जो विशेषता होती है वो संहिताकरण की या कोडिफिकेशन होती है। जितने भी कानून होते हैं और संविधान होते हैं देखते होंगे आप लोग, उसकी शैली, उसकी लिखने की शैली कुछ टिपिकल होती है, क्लिष्ट होती है, जिसमें एक एक शब्द का जो प्रयोग होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया रहता है, जिससे कि जो जिस आशय से वो विधि, जिस मंतव्य से वो विधि बनाई जा रही है उसका कहीं अलग अर्थ न निकल जाए, जिसकी वजह से कोई उसका फायदा भी उठा सके, कोई उसको किसी का घाटा हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे कि जिसका मंतव्य उन विधियों को बनाने में नहीं रखा गया होता। ठीक है, तो वो वेल कोडिफाइड होती हैं। हमारा संविधान जो है बहुत ही विशाल संविधान है। जो 1950 में जो हमारा ओरिजिनल आर्टिकल लिया गया उसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन आज के संविधान में लगभग आप ये कहें कि 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। और आर्टिकल जो हैं वो 450 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। इसमें 394 लिखा है 2013 तक, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि 450 से भी ज़्यादा अलग अलग आर्टिकल्स हैं। संख्या नहीं बदली, अभी भी आर्टिकल्स जो हैं वो 395 ही हैं। इसका कारण ये है कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर कोई भी आर्टिकल्स को ऐड करना होता है संविधान में तो
उससे संबंधित जो भाग होता है उस भाग में उस आर्टिकल के आगे पीछे उसको ऐड करते हुए क का भाग जैसे 20 और 21 के बीच में 21 और 22 के बीच में 21A एक अलग से आर्टिकल राइट टू एजुकेशन जैसे अंदर डाल दिया गया, संविधान के अंतर्गत ऐड कर दिया गया, जोड़ दिया गया, यानी 21A और फिर 22, यानी संख्या तो हमारी 395 तक की वही है, लेकिन वो इस तरह से इस प्रकार से जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमारे आर्टिकल से आपको पता है हमारे संविधान में बहुत सारे भाग जो हैं अलग अलग देशों से प्रभावित हैं। जैसे मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया हुआ है, जो संसदात्मक व्यवस्था है वो ब्रिटेन से लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था के बहुत सारे प्रावधान जो हैं वो अमेरिका से लिए हुए हैं और कुछ कनाडा से भी लिए हुए हैं, कुछ संघीय सूची कॉन्करेंट लिस्ट से संबंधित जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से भी लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ढेर सारे जो विशेषताएं अन्य देशों की रहीं जो उस समय तक थी सक्सेसफुली, उस समय की राज्य व्यवस्थाएं उन संविधानों को, विभिन्न देशों के संविधानों को प्रयोग करती थी, उनमें से अच्छे अच्छे फीचर्स को भी लिया गया। सबसे बड़ा स्रोत जो हमारा था वो भारतीय शासन जो अधिनियम 1935 का जो अधिनियम था वो था इस 1935 के अधिनियम से ज़्यादातर लगभग 200 भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 आर्टिकल्स तो वैसे का वैसे लिया गया या हल्का फुल्का उसमें संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना भी है। प्रस्तावना जो है हमारे संविधान की एक मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है, न्यायपालिका के लिए, व्यवस्थापिका के लिए, कार्यपालिका के लिए, साथ में इस देश के नागरिकों के लिए भी और संविधान से संबंधित जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी संविधान का एक फ्रेमवर्क देने की कोशिश करती है, एक आउटलुक प्रदान करने की कोशिश करती है कि हमारा संविधान किन किन विचारों पे आधारित है। उन विचारों को देखते हुए हमारा भारतीय संविधान उनसे क्या मंतव्य रहा हमारे संविधान सभा के कि उस भारतीय संविधान में वो उन चीज़ों को डाला गया। आगे चल के यदि कोई संवैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो चाहे न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, उन चीज़ों को देखते हुए उन सारे संवैधानिक मूल्यों को जो प्रस्तावना के अंतर्गत वर्णित हैं उसको देखते हुए सारे डिसीजंस अपने लेते हैं। तो वो प्रस्तावना जो है उद्देशिका नाम से हमारे संविधान के अंतर्गत है। देखिए हमारे भारत का संविधान है, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 तक के इसमें संशोधन इसमें शामिल है। इसमें प्रस्तावना मैं लेकर के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी उद्देशिका या प्रस्तावना है। सामान्य अर्थों में इसको प्रस्तावना कहा जाता है। शब्द जो यूज किया गया है वो उद्देशिका है, ठीक है। ये भारत के संविधान का सबसे फर्स्ट पेज पे ही हमको ये चीज़ें इंडेक्स के बाद ये दिखती हैं हमारे संविधान में, जिसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, भारत को। तो देखिए हम भारत के लोग, यानी ये संविधान का जो स्रोत है अपने आप में लिखा हुआ है हम, यानी हम सभी भारत के जो लोग हैं, यानी भारत के जो सिटीजन्स हैं वो सभी लोग इस यहाँ पे इस संविधान सभा को नीचे आप देखिए कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी हम ही लोगों ने इसको बनाया है, इसको पास करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, अपने आप को खुद को सौंपते हैं। यानी जो सोर्स के रूप में हमारे संविधान के है वो भारत के लोग ही हैं, जो उस समय भारत के लोगों ने इस संविधान को अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो ये भारत के लोग और भारत को, तो इस सीधे सीधे से ये होता है कि ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि संविधान में जो शक्ति का स्रोत है वो अल्टीमेटली अंततः भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसको सॉवरेनिटी जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ी शक्ति है इस जो राज्य व्यवस्था एक सामाजिक समूह है, सामाजिक राजनीतिक समूह है। ये अपने आप में आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से सबसे बड़ी शक्ति है। यानी कि आंतरिक रूप से यहाँ पे कोई भी अन्य धार्मिक संगठन हो गया, कोई और इकाई हो गई, कोई व्यक्ति हो गया, वो ऊपर नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति के केंद्र के रूप में ये खुद हमारे ये जो राज्य है, जो भारत है, वही सबसे सॉवरेन पावर होगा, सबसे बड़ी शक्ति भारत के अंतर्गत ही होगी।
इसी के साथ आप देखें तो आंतरिक रूप के साथ साथ बाह्य रूप से भी, यानी कोई अन्य देश हम लोगों के ऊपर शासन नहीं कर रहा है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे कोई अन्य देश हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में सिर्फ हम एक अन्य देशों की तरह बराबर के एक सहयोगी के रूप में रहेंगे, और हम हमारे ऊपर किसी अन्य देश का शासन नहीं चलेगा। हम पूरी तरह से बाह्य सारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनसे हम स्वतंत्र हैं। इसका सॉवरेन का ये मतलब होता है। फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये दोनों शब्द जो हैं वो भारतीय संविधान में जोड़े गए थे 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। देखिए नीचे लिखा हुआ है, इस ऐड किया गया था संविधान के 42वां संशोधन अधिनियम। 2 परिवर्तन यहाँ पे किए गए थे, 2 अमेंडमेंट हमारे प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में ये चीज़ किया गया था। पहला जो है वो देखिए यहाँ पे सीधे लिखा हुआ है, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष 2 शब्द जो है, सेकुलर का मतलब हमारा जो संविधान है, हमारी जो भारतीय राज्य है वो सभी धर्मों को बराबर रूप में देखेगा और किसी एक धर्म को अपने आस्था के रूप में नहीं स्वीकार करेगा या धार्मिक रूप से पक्षपात नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष शब्द जो धर्म निरपेक्ष न लिख करके पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग हिंदी में किया गया है, इंग्लिश में उसको सेकुलर वर्ड के रूप में ही लिखा गया है। लोकतंत्रात्मक से आशा आप लोगों को पता होगा कि प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जिसमें भी जो लोग हैं फॉर द पीपुल, जो हम लोग बनाते हैं लोगों के लिए होता है, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा बनाया गया होता है। खुद उसमें सरकार के रूप में लोग खुद शामिल होते हैं और हम लोगों की सरकार होती है और हम लोगों के लिए ही वो सरकार हम लोगों के ऊपर खुद शासन करती है। ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का, यानी सभी लोग वोट देते हैं प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र में, और वोट देने के बाद वो अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं और वे प्रतिनिधि जो होते हैं सरकार बनाते हैं, शासन के तीनों अंगों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। गणराज्य का मतलब, गण का मतलब प्रतिनिधि होता है, रिपब्लिक इंग्लिश में यूज किया गया है। गणराज्य का अपने आप में आशय, जो भारत का संविधान है वो एक रिपब्लिक है, यानी कोई वंशानुगत आधार पे जैसे राजा लोग होते हैं उस आधार पे कोई एक व्यक्ति या किसी भी अन्य आधार पे, चाहे वो धार्मिक आधार हो, उस आधार पे ही कोई एक प्रमुख जो राज्य का है वो नहीं होगा, बल्कि हम लोग खुद जो शासन का जो सबसे सर्वोच्च प्रतिनिधि है उसको हम लोग चुनेंगे और यही व्यवस्था नीचे के भी अंगों में ऐसे ही शामिल होगी। तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, जो प्रथम नागरिक होते हैं, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है उसके जो हमारे राष्ट्रपति हैं, और इसी आधार पे वो हमारे गणराज्य के प्रतिनिधि हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं, और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी इसी आधार पे की जाती है, चाहे वो न्यायपालिका में भी हो। यानी जो रिपब्लिक का जो सिस्टम है सिर्फ शासन के सर्वोच्च अंग के में ही नहीं बल्कि शासन के प्रत्येक संस्थाओं में इस चीज़ का पालन किया जाता है। ठीक है। इसी के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मैंने बताया था कि 3 चीज़ें कल के क्लास में, कि न्याय, धर्म और स्वतंत्रता, 3 चीज़ें जो हैं, न्याय, स्वतंत्रता और समता, ये 3 चीज़ें जो हैं, यानी जस्टिस की बात की गई है, साथ में लिबर्टी या स्वतंत्रता की बात की गई है, साथ में समता की बात की गई है। समता से संबंधित यानी समानता से संबंधित, राइट टू इक्वालिटी से संबंधित जो आर्टिकल्स हैं 14 से लेकर के 18 तक के जो सारी आर्टिकल्स हैं वो सारी मैंने आप लोगों को बताया था। उसको एक थोड़ा सा मैं ब्रीफ स्केच आज दूंगा, आगे के क्लास में होगा। फिर इसके बाद स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार जो है 19 से लेके 22 तक मैं ये बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद आप देखें तो एक और परिवर्तन जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था वो ये राष्ट्र की एकता और अखंडता जो शब्द है इसको भी यहाँ पे परिवर्तन किया गया था। यानी 2 परिवर्तन हमारे संविधान के प्रस्तावना में या उद्देशिका में या प्रियम्बल में अब तक हुए हैं, वो ये 2 हैं। ठीक है। इसी के साथ प्रियम्बल के साथ हमारा जो भाग 1 है, देखिए पार्ट 1 लिखा हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो संघ और भारत का राज्य क्षेत्र है उससे संबंधित ये पूरा पार्ट समर्पित है, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र क्या होंगे, भारत में नए राज्य क्षेत्रों को शामिल करना होगा तो कैसे शामिल किया जाएगा, अलग राज्यों की स्थापना करना होगा तो कैसे किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों के अंतर्गत किस प्रकार से एक दूसरे से हम अपने परस्पर भूमि का आदान प्रदान करेंगे, नागरिकों का आदान प्रदान करेंगे। इस तरह की बातें भी इसमें मोटे मोटे
अर्थों में या फिर उसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो संघ और राज्य क्षेत्र, उसमें जो है उसमें ये लिखा हुआ है भारत दैट इज इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में संघ की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो आप लोग संघ देख रहे हैं, यहाँ पे यूनियन शब्द है। यूनियन का आशय अपने आप में स्पष्ट है कि ये संघ है, फेडरेशन तो है, लेकिन ये एक संघात्मक है जो कनाडियन सिस्टम से लिया गया है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र जो है ज़्यादा सशक्त होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा इमरजेंसी के समय में, या फिर कभी भी ऐसी कोई आपदाएं आती हैं, उन सभी क्षेत्रों में, उन सभी परिस्थितियों में जो केंद्र होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होगा, राज्यों के ऊपर उनकी विधियां ज़्यादा मान्य होंगी। इस प्रकार से उसको एक विशेष दर्जा दिया गया है। दो नाम आप लोगों को पता है, हम लोगों का देश एक यूनिक देश है, हमारे देश में दो नाम है, बहुत विरोध भी होता है इसका कि भारत और इंडिया दोनों ही क्यों रखा गया, एक नाम होना चाहिए, भारत होना चाहिए। कुछ लोग उसको और नाम भी देते हैं। इस प्रकार से आप देखें तो पहली आर्टिकल ही जो है वो ढेर सारे लोगों के अंतर्गत इस प्रकार से चर्चा का विषय बना देती है कि दो नाम हमारे संविधान के अंतर्गत हम लोगों के देश के हैं। ठीक है। दूसरा जो है राज्य क्षेत्र जो है वो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि भारत के वे राज्य क्षेत्र होंगे जो कि फर्स्ट अनुसूची में, पहली अनुसूची के अंतर्गत हैं। आपको पता होगा कि अभी जम्मू कश्मीर को किससे संबंध में और दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली के संबंध में परिवर्तन किए गए हैं, और लद्दाख को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जनवरी 2020 अगस्त 2019 में, और इसके बाद दादर एंड नगर हवेली को भी और दमन एंड दीव को एक बना कर दिया गया है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक कर दिया गया है। इस प्रकार से एक नया बना, लेकिन दो को मिला करके एक कर दिया गया। तो जो पहले की जो संख्या थी वो 7, वो लद्दाख के जुड़ने के बाद वो 8, उनकी जो पूरी संख्या जो थी वो फिर से जो थी वो 8 हो गई थी। फिर इसके बाद उसको फिर से बढ़ाया गया। जैसे मैं आप लोगों को एक दिखाने की कोशिश करता हूँ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में। अगर देखिए अंडमान एंड निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर एंड नगर हवेली के साथ दमन एंड दीव, ये देखिए 26 जनवरी 2020 से ये अस्तित्व में आ गया। ये दोनों को मिला करके एक कर दिया गया। पहले दादर एंड नगर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था, लेकिन इन दोनों को जोड़ दिया गया, एक में कर दिया गया। फिर लद्दाख जो है ये 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आ गया यूनियन टेरिटरी के रूप में। तो इस प्रकार से आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन टेरिटरीज इस समय अस्तित्व में आ चुकी हैं। ठीक है। इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो भी एक ऐड हुआ था। इस वजह से ये 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। ठीक है। यानी लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया। जबकि जम्मू कश्मीर के बारे में भारत सरकार ने ये कहा है कि कुछ समय के लिए ही ये जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी के रूप में रहेगा, और जल्दी हम उसको संपूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ठीक है। तो यहाँ से राज्य से इसमें से एक हट गया, तो अब ये 8 हो गए, और ये जो हैं 28 राज्य हो गए, क्योंकि इसमें जम्मू एंड कश्मीर अब आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है। ये हमारा पास जो भारतीय संविधान से संबंधित जो पहला पार्ट था, उसके अंतर्गत ये था कि कौन कौन से नागरिक होंगे, कैसे वो भारत नागरिक, नहीं नागरिक जो दूसरे पार्ट में है, ये था कि कौन कौन से क्षेत्र होंगे और किस प्रकार से अलग से नई राज्यों का अर्जन किया जाएगा, किस प्रकार से राज्यों की सीमाओं का निर्माण किया जाएगा। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखें तो नए राज्यों का निर्माण जो होता है वो केंद्र ही उसमें ज़्यादा प्रभावी भूमिका में होती है। केंद्र किसी भी दो राज्यों के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, जोड़ सकती है, घटा सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सारा जो है वो केंद्र के पास ही दिया हुआ है। देखिए केंद्र का मतलब ये संसद विधि द्वारा। ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। संसद का मतलब जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत ये संसद अपने आप में आती है, और उस आधार पे ये सारी चीज़ें ये की जा सकती हैं। यानी राज्यों का परिवर्तन, राज्यों का, नए राज्यों का गठन, दो राज्यों को तोड़ करके किसी एक राज्य को तोड़ करके दो राज्य बनाना, दो राज्य या तीन राज्य को जोड़ करके उनके एक राज्य बनाना है, किसी भी प्रकार से उनका नाम चेंज करना, इस प्रकार
प्रकार का कार्य जो होता है वो भारतीय संसद के अंतर्गत किया गया था। इस तरह से जो यूनियन जो होता है वो ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि इसमें जो भारत का राष्ट्रपति कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जहाँ विधेयक में ये है वो इसको विधानमंडल में नहीं लाया जाता है, और उस राज्य के विधानमंडल के द्वारा ऐसे जो एक प्रेषित किया जाता है ये ऐसा प्रस्तावना, और उससे उसकी राय ले ली जाती है। हालांकि इसका कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है अगर वो ऐसी राय ली गई है या नहीं ली गई है। जैसे आप जम्मू कश्मीर के विषय में आप अगर ये देखें तो अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ का विधानमंडल, हालांकि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे अस्तित्व में था, वहाँ पे राष्ट्रपति जो थे वो यानी वहाँ पे विधानमंडल जो चुनी गई सरकार नहीं थी, और राज्यपाल ही वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में था, तो उनकी सलाह, उनकी स्थितियाँ उस समय मानी गई। एक आप कह सकते हैं कि एक नया रास्ता नए राज्य के गठन के या उसके जो स्वरूप परिवर्तन के रूप में के लिए लिया गया, और इस आधार पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। ठीक है। इस प्रकार से राज्यों के गठन से संबंधित जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं वो मूलतः संघ के सरकार या फिर कहें कि संघीय संसद के अंतर्गत होती हैं, जो कि केंद्र को ज़्यादा महत्वपूर्ण पद प्रदान करता है। इसके साथ जो है पार्ट 2 नागरिकता से संबंधित सारे प्रोविजंस आते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रोविजंस में कौन भारत के नागरिक होंगे, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आप लोगों को पहले बता दिया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेरीज होगी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप इसको पूछेंगे कि क्या है। इसमें अगर कोई भी डाउट्स हुए तो अभी मैं लास्ट में आप लोगों को समय दूंगा पूछने के लिए। इसमें मैं मूल रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भारत का संविधान इफेक्टिव हुआ 1950 से, तो उस समय जितने लोग भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्म लिए थे, उनके माता पिता में से किसी ने जन्म लिया हो या फिर वे कम से कम पिछले 5 साल से भारतीय राज्य क्षेत्र में रह रहे हों, उन लोगों को भारत का नागरिक माना गया पार्ट 2 में आर्टिकल 5 के अंतर्गत। और इसके बाद फिर ये देखा गया कि ऐसे लोग जो भारत में आए हैं पाकिस्तान से, उन लोगों के से संबंधित बनाया गया कि एक डेट दे दी गई 19 जुलाई 1948 के पहले वो लोग भारत में प्रवास कर चुके हों। ऐसे लोग जो होंगे जो कि भारतीय शासन अधिनियम जो ब्रिटिश भारत था उस आधार पर पहले से आए हों, निवासी हों, माता पिता वो या उनके माता पिता या उनके बाबा दादी में से कोई या नाना नानी में से कोई ऐसा कोई हो, वो भारतीय ब्रिटिश भारत का वो या भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो 1935 के अंतर्गत जो भी परिभाषित भारत का राज्य क्षेत्र था उसमें उसका जन्म हुआ हो, वो नागरिक हो, तो वो भी अगर भारत आ गया, यानी पाकिस्तान से आप मोटे मोटे शब्दों में समझें कि जो हिंदू सिख भारत आ गए थे उनसे संबंधित ये चीज़ें थी कि वो भी भारत के नागरिक माने जाएंगे। और बाद में रीसेटलमेंट के बाद भी जो लोग वहाँ गए और फिर वापस चले आए, उन लोगों के लिए भी एक स्पेशल प्रोविज़न करते हुए उनको भी भारत के नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसी के साथ साथ ये व्यवस्था भी की गई कि इस समय जो कि भारत में न रह रहे हों, भारत के राज्य क्षेत्र में न जन्मे हों, ऐसे लोगों के लिए भी, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन से संबंधित जो लोग थे, उन लोगों के लिए भी व्यवस्था की गई कि जो भी भारतीय राज्य क्षेत्र में रहता हो और उसको या उसका उद्भव हो, उनके माता पिता या वो या फिर उनके नाना नानी बाबा दादी में से कोई हो, वो इसी आधार पे हो और जन्म लिया हो या फिर भारत से उनका संबंध हो, भारत के नागरिक के रूप में हो, लेकिन वो किसी कारणवश, चाहे वो रोजगार के कारणवश, अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन से संबंधित उनका मामला रहा हो, किसी अन्य कार्यवश वो भारत में न रहते हों, उन लोगों के लिए ये है कि वो रजिस्ट्रेटेड रूप से जो भारतीय एम्बेसी है या जो भी राजनयिक नियुक्त किया गया है या काउंसलर जो नियुक्त किया गया है उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको भी भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो भी आर्टिकल 9 में जो है ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि जो भी भारत क्षेत्र का नागरिक नहीं रहना चाहता, कहीं और जाना चाहता है और वहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, वो भारत का नागरिक नहीं होगा। ये बात के लिए भी है। इसी के साथ साथ नागरिकता जो है, भारत अपने नागरिकों की नागरिकता लेगा नहीं और उस संसद के द्वारा वो प्रोटेक्टेड रहेगा और उसके विधि के द्वारा जो भी उपबंध बने हुए हैं उसके आधार पे वो नागरिक जो है भारत की, जिसको नागरिकता मिली हुई है, वो भारत का नागरिक बना रहेगा।
इसके आधार जो अंतिम आर्टिकल है जो ये कहती है संसद द्वारा नागरिकता से संबंधित विधि जो है वो बनाया जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 और उसके बाद ढेर सारे संशोधनों को 2002 में भी संशोधन हुआ, 5 में भी संशोधन हुआ। आप देखें अभी जो सीए एक्ट जो आया है वो भी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के द्वारा उसको प्रविष्ट किया गया है, नहीं तो उसमें उपबंध प्रविष्ट किए गए हैं। तो ये सारा कुछ भारतीय जो नागरिकता से संबंधित है वो उसमें आप देखें तो इसमें सब कुछ नागरिकता से संबंधित सारा जो प्रोविजंस दिया हुआ है वो केंद्र को ज़्यादा महत्व देता है, संघ को ज़्यादा महत्व देता है और इसी आधार पर एक इकहरी नागरिकता बनाता है, यानी राज्यों को नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार की विधि बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान करता है, जो कि अपने आप में फिर से एक जो संघीय शासन है वो ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है। जो केंद्र की सरकार है वो ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट है या यूनियन जो आपका जो संघीय संसद है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में हो जाता है, ठीक है। और जबकि आप देखें तो संघात्मक व्यवस्था में अमेरिका वगैरह में इस तरह की दोहरी नागरिकता है, या फिर अभी कुछ दिन पहले तक जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की व्यवस्था 370 के विशेष अनुच्छेद 370 के विशेष उपबंध के आधार पर की गई थी, जिसके अंतर्गत वहाँ के संसद को वहाँ के विधानमंडल को सीमित रूप से ढेर सारे नागरिकता से संबंधित अधिकार से संबंधित या फिर उस नियम कानून बनाने से संबंधित उसको वहाँ की संसद को ये अधिकार प्राप्त था, जिसके आधार पे उन्होंने लेजिस्लेशन भी किया था। और आर्टिकल 35A भी इसी आधार पे या फिर उसमें ढेर सारे जैसे पाकिस्तान और भारत के नागरिकों से संबंधित ढेर सारे वहाँ पे विधानमंडल ने नियम भी बना लिया था कि भारतीय जो जम्मू कश्मीर की स्त्री अगर पाकिस्तान से के पुरुष से यदि शादी कर लेती है तो वहाँ का जो नागरिक है वो जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा, या इस तरह से किसी अन्य देश में किसी अन्य राज्य में जम्मू कश्मीर की स्त्री शादी करती है तो वो भारत के ही किसी अन्य राज्य में करती है तो भारत का नागरिक वहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा जम्मू कश्मीर का, लेकिन पाकिस्तान से करती है तो माना जाएगा। इस तरह से ढेर सारे विवादित उपबंध भी जो मुख्य धारा में भारतीय राज्य क्षेत्र के मुख्य धारा के निवासियों के लिए लगभग नापसंद जैसी स्थिति थी, उसको 370 के माध्यम से बाद में हटा लिया गया, ठीक है। इसके साथ साथ नागरिकता के बाद जो मूल अधिकार से संबंधित अधिनियम आते हैं, जिसमें 12 से लेकर के 35 तक की जो व्यवस्था है संवैधानिक अधिकारों के अधिकार, ये सारा कुछ मूल अधिकार से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप इसमें देखें तो आर्टिकल जो 12 है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत ये देखिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आर्टिकल 35 हो गया, फिर इसके बाद 36 जो है पार्ट 4 हो जाता है, जिसके अंतर्गत DPSP जिसको कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाता है, यानी 35 तक के जो उपबंध हैं वो सारे कुछ वो भारतीय नागरिक संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार से संबंधित पार्ट 3 के भाग 3 में आते हैं। भाग 12 में ये परिभाषा की गई है कि राज्य क्या होगा, जहाँ भी यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, यानी मूल अधिकार से संबंधित ये सारी चीज़ें हैं। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार का मतलब ये कि वह सारे अधिकार जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत दिए हुए हैं, जिसके आधार पे जो मूलतः राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, और राज्य यदि कोई विधि के आधार पे या किसी भी प्रकार की नीति बना करके विधि के द्वारा अधिसूचना के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य करता है जो कि नागरिकों के अधिकार क्षेत्र में यदि उल्लंघन होता है, तो 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत वो जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है, और इस आधार पे अपने लिए आदेश प्राप्त किया जा सकता है कि राज्य ने ऐसे ऐसे काम किया है, उसको रुकवाया जा सकता है,
यानी कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। मूल अधिकार सामान्य विधिक अधिकारों से अलग होते हैं। अलग इस प्रकार से होते हैं कि इसमें वही जो 32 वाली जो पावर दी गई है और आर्टिकल 226 के द्वारा हाईकोर्ट में मूव करने के लिए भी जो शक्ति प्रदान की गई है नागरिकों को अपने रिट दायर करने के लिए, ये सारा कुछ जो प्रावधान है वो मूल अधिकार के अंतर्गत ही किया गया है। ये सबसे मूल या मौलिक अधिकार होते हैं कहा जाता है। इसका कारण यही है फंडामेंटल होने का कि ये अन्य विधियों से अलग होते हैं। पहले आर्टिकल 12 में ये राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत इसमें जो भी आप देखें तो संसद जो केंद्र की भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में राज्य की सरकार और विधानमंडल, यानी आप देखें और तो ये इसमें भारत की संसद आएगी, जो एग्जीक्यूटिव हैं कार्यपालिका है केंद्र की वो आएगी, राज्यों के विधानमंडल और एग्जीक्यूटिव भी आएंगी, लोकल अथॉरिटीज भी आएंगी, ठीक है। स्थानीय निकाय यहाँ पे लिखा हुआ है, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी जो कि भारत के संविधान से सत्ता प्राप्त करके रखे गए हैं। लेकिन आप देखें तो धीरे धीरे आर्टिकल 12 को और ज़्यादा विस्तृत रूप इसको देते हुए आप राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी को भी रखा गया है, ठीक है। यानी आप एक तरह से मोटे मोटे शब्दों में ये आप कह सकते हैं कि वे सारे जो गवर्नमेंट से संबंधित कानून बनाते हैं, जो अधिकारी हैं या गवर्नमेंट से संबंधित कानून हैं, वे सभी लोग इसमें आते हैं। और यदि ये वो कानून या वो अधिकारी इसका उल्लंघन करता है तो वो मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, जो कि आर्टिकल 13 के अंतर्गत दिया हुआ है कि अगर इनकंसिस्टेंट हो, असंगत हो या उसको न्यून करने की बात हो तो इस आधार पे आर्टिकल 13 के अंतर्गत ये वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखें तो उल्लंघन की मात्रा तक वो शून्य मान लिया जाएगा। वो सारा जो उनका व्यवहार है, जो नीति है या जो कानून बना हुआ है उसको शून्य मान लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था को इसमें बताया गया है। साथ ही मैंने बताया था आप लोगों को पिछली क्लास में कि दो तरह के नियम साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो था वो किया गया। एक्लिप्स का मतलब आच्छादन होता है, ग्रहण होता है। ग्रहण के सिद्धांत के अनुसार वे सारी विधियां जो कि भारत के संविधान के लागू होने के पहले बना दी गई थी, वो भारतीय संविधान के लागू होने के बाद यदि वो उल्लंघन करती हैं तो उल्लंघन की मात्रा तक उसको शून्य माना जाएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहता है। आप देखें तो ये सारा कुछ इसके अंतर्गत दिया हुआ है। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो उस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है और उस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ बाद में अगर कोई ऐसी भी एक बात आती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन का पृथक्करण का सिद्धांत है। यदि कोई एक बड़ा सा नीति या कोई किसी प्रकार का अधिनियम बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है, यदि वो भी इनकंसिस्टेंट हो, असंगत हो हमारे मौलिक अधिकारों के आधार पे, तो वो भी शून्य मान लिया जाएगा उस मात्रा तक जो कि एक उसमें आर्टिकल जो या फिर एक जो भी नियम है वो, यानी पूरी विधि नहीं, जब सिर्फ उतना ही विधि शून्य माना जाएगा, उतना ही निरस्त होंगी वो कानून जो कि मौलिक अधिकारों की अवहेलना करते हैं, ठीक है। 4 में आप देखें तो 13(4) के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए कोई भी परिवर्तन जो संविधान के अंतर्गत होंगे वो इस संशोधन में लागू नहीं होगा। यानी कि विधानमंडल को ये अधिकार दिया, संसद को ये अधिकार दिया गया है कि विधायिका को अधिकार दिया गया है कि 368 के शक्तियों से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस संविधान में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी संशोधन किया जा सकता है। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो विधि के समक्ष समता का आता है, जिसको समता के अधिकार के अंतर्गत लिया जाता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है, यानी कि सभी कानून जो होंगे भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कानून के समक्ष सभी को समान माना जाएगा, सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा। और ट्रीटिंग इक्वल्स एमंग इक्वल, ये अगर इसका पालन करते हुए सभी समान लोगों को समान रूप से माना जाएगा। यानी कि ऐसे लोग जो कि किसी कारणवश इन विधियों को, ढेर सारे समानताओं को पाने में सक्षम नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष प्रोविज़न भी किया जा सकता है, उनके लिए विशेष नियम भी बनाया जा सकता है। जैसे वृद्ध हो गए, रोगी हो गए, महिलाएं, बच्चे, एससीज, एसटीज जो यानी अनुसूचित जातियां, जनजातियां, जो शोषित
सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज जो हैं, जिनको ओबीसी के रूप में बाद में बताया गया, तो वो इन लोगों के लिए विशेष प्रोटेक्शन किया जा सकता है, यानी कानून के समझ सभी समान हैं। उसके बाद तुरंत बाद ये लिखा हुआ है कि विधि का समान संरक्षण भी है, यानी कि जो समान तो हैं, लेकिन अगर वो समानता का प्रयोग करने में कोई अक्षम है, विधि के समझ समानता का प्रयोग करने में कोई अक्षमता महसूस है किसी को, कोई शोषित हो, कोई वंचित हो, उन लोगों के लिए विशेष विधियों की व्यवस्था की गई है या कर सकता है राज्य, जो कि समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। ये आर्टिकल 14 में ही दे दिया गया है। आगे उसको और क्लैरिफाई कर दिया गया कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता, और अगर यदि कोई विभेद करता है तो उस पर रोक लगाया जा सकता है, यानी वो व्यक्ति आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस आधार पे उस आदेश को निरस्त कर देगा। ये देखिए आप लिखा हुआ है सीधे सीधे, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है केवल। आप देखें ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये केवल वर्ड का आशय जो लिखा हुआ है कि ये इस आधार पर तो नहीं करेगा, लेकिन अन्य जो विभेद हो सकते हैं वो किया जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ जो ये काफ़ी विस्तृत आर्टिकल है। अब आप देखें कि इसमें बार बार परिवर्तन होते रहे हैं, और परिवर्तन के बाद भी 2019 तक में इनको देखिए कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 2 द्वारा इसमें जोड़ा गया है। जो ये तीसरा जो है 15(6) वाला जो अनुच्छेद है आर्टिकल, देखिए ये 15 है, 15 का जो 6 जो क्लास दिया हुआ है ये जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें वही आप देखें तो आर्थिक रूप से दुर्लभ जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो 10% का विशेष जो रिजर्वेशन किया गया है, देखिए अधिकतम 10% के अधीन होंगे। ये इसी आर्टिकल के तहत इसको 2019 में 103वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसको जोड़ा गया। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि 104 संविधान संशोधन हो चुका है, ये जिसमें 103वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है 2019 में। ठीक है, फिर इसी के साथ 16 में भी आता है, और इसी आधार पे आप देखें तो 16 में जो लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समता से संबंधित जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, वो भी जो यानी कि राज्य अपनी नौकरियों में एससीज एंड एसटीज के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकता है, महिलाओं के लिए व्यवस्था कर सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं जो होंगी, सबसे पहले तो आर्टिकल में 16(1) में ये लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता के साथ ठीक वैसा ही फिर से उसमें ढेर सारे अलग से प्रोविजंस किए गए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक आधार पर न तो नागरिक अपात्र होगा, न ही उसमें विभेद किया जाएगा। देखिए जो उसमें दो आर्टिकल 15 में जो लिखा हुआ है उसमें से दो अलग से इसमें जोड़ा हुआ है। धर्म आर्टिकल 15 में भी था, मूलवंश था, जाति था, लिंग था, उद्भव और निवास, दो और शब्द इसमें लिखे हुए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि दो मतलब 5 पहले थे आर्टिकल 15 में, और दो और जोड़ते हुए लोक नियोजन के में अवसर की समानता में इनसे संबंधित विशेष प्रकार के रिजर्वेशन से संबंधित या इनके भलाई के लिए विशेष प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आर्टिकल 16 के अंतर्गत की गई है। डिटेल्स में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। आर्टिकल 17 एंड 18 जो है वो अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता में आप देखें तो जो छुआछूत होता है उससे संबंधित जो निषेध किया गया है कि और इसके बारे में मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि इससे संबंधित ये आर्टिकल राज्य के विरुद्ध तो है, इसी के साथ साथ ये लोगों के विरुद्ध भी है। यानी ज़्यादातर आर्टिकल जो हमारे मौलिक अधिकार में है वो राज्य के विरुद्ध हमें अधिकार मिला हुआ है, लेकिन अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 जो है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध भी है। यानी कि आगे चल के अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया और बाद में उसको सिविल प्रोटेक्शन राइट में 1976 में उसको ऐड कर दिया गया था। तो इस आधार पे अस्पृश्यता का यदि कोई प्रैक्टिस करता है उसको सही ठहराता है, उन सभी को 1 साल से लेकर 2 साल तक की उनको सजा दी जा सकती है।
और उपाधियों के अंत में राज्य जो है वो सेना और एकेडमी, जैसे पीएचडी की दी जाती है, सेना में लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन होते हैं, मेजर होते हैं, इन उपाधियों को छोड़ करके कोई अन्य उपाधि जो है राज्य प्रदान नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था उपाधियों के अंत की व्यवस्था की गई, क्योंकि ऐसा सोचा गया कि जो जैसे अंग्रेज थे विभिन्न प्रकार के, जैसे राय बहादुर, सर, इस तरह से तमाम तरह की उपाधियां वो दिया करते थे, तो उन उपाधियों से लोगों के अंतर्गत जो भारतीय आम जनमानस है उसमें समानता की भावना का ह्रास होता था। वो अपने आप को टाइटल जो है एक जमींदारी या सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक के रूप में माना जाने लगा था, जो कि सामाजिक असमानता को बढ़ाता था। इस वजह से इसको संविधान सभा में उपाधियों के जो सामान्य जो उपाधियां होती हैं उनको लेकर के उनका खंडन किया गया और कहा गया कि राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं प्रदान करेगा। लेकिन बाद में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह की उपाधियां जो होती हैं वो प्रदान करने की बात हुई थी, और वो इस पुरस्कार दिया जाने लगा। और इन पुरस्कारों में ये बाद में आगे चल करके जनता सरकार ने इसको रद्द भी कर दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने पुनः उसको फिर से लागू कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर जो भारत रत्न से लेकर के पद्मश्री तक जितने भी अवार्ड हैं, पद्म विभूषण, भारत पद्मश्री, ये सारे अवार्ड्स जो होते हैं ये लोगों के अंतर्गत टैलेंट को जो है, योग्यता को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान देने के लिए किया जाता है। ये समाज में असमानता लाने के लिए नहीं किया जाता है। फिर भी इसको भारतीय नागरिक जो होंगे नाम के आगे प्रयोग नहीं करेंगे, यानी नाम के आगे जो भी उपाधियां हैं, जो भी भारत रत्न अगर किसी को दिया गया तो भारत रत्न ये इस तरह से यूज नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, इस चीज़ को एक आदेश देते हुए, इस प्रकार का निर्णय देते हुए इस चीज़ को बताया कि जो उपाधियां हैं वो वास्तव में उपाधियों से संबंधित जो भी कानून बना हुआ है उसमें ये विभिन्न प्रकार के जो भारत के विशिष्ट जो पुरस्कार हैं उसका उल्लंघन नहीं करता है। इसको बनाए रखा जा सकता है, लेकिन वो नाम के पहले उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसी के साथ स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, जिसमें जो है पहला जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से संबंधित है, और कोई भी पीसेबली जो यूनाइट होकर के बिना किसी हथियार के सम्मेलन कर सकता है, संघ बना सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, ग्रुप बना सकता है, कहीं भी घूम सकता है निर्बाध रूप से भारत के क्षेत्र में, और कहीं भी निवास कर सकता है। इस प्रकार से वो कोई भी वृत्तिका भी कर सकता है, कोई भी आजीविका या व्यापार कर सकता है। लेकिन आप देखें तो इसमें संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे हटा दिया गया था, और इसको हटा करके 300A में और आगे 300A में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया था। आगे आप 31 को भी आप देखेंगे, आर्टिकल 31 भी इसी से संबंधित है। वो उसको भी वहाँ पे ला करके रिपील करके और वहाँ पे ऐड कर दिया गया था, संपत्ति से संबंधित अधिकार जो है उसको जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसी के साथ 300A जो है लीगल राइट के रूप में है। 300A भी लीगल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। जो आजीविका से संबंधित कोई भी कार्य करने और ट्रेड करने से संबंधित जो अधिकार हैं वो उसमें दिए हुए हैं, लेकिन ये कोई वृत्ति उपाजीविका व्यापार करने का जो अधिकार है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही है। उसके अंतर्गत जो दिया हुआ है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि राज्य जो है युक्त निर्बंधन लगा सकता है, और यदि कोई किसी को जैसे लाइसेंस देना हो या कोई डिग्री प्राप्त हो वही वो कोई रोजगार कर सकता है, उसमें स्किल्ड लेबर दक्ष होना चाहिए, वही उसके बाद रोजगार कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी अगर कोई हर आदमी बैठ करके डॉक्टर बन जाए या हर आदमी बैठ करके टीचर बन जाए या इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। उसके अंतर्गत उसको डिग्री लेना होगा, लाइसेंस लेना होगा, उस आधार पे वो अपनी योग्यता सिद्ध करते हुए उस कार्य को कर सकता है। इसी के आधार पे जो भी हमारे ये अधिकार वर्णन किए गए हैं, वाक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, इसी में प्रेस और मीडिया का भी अधिकार है, इसी में राइट टू प्राइवेसी से संबंधित भी अधिकार समाहित है। आर्टिकल 19(1)A में वाक स्वतंत्रता ये जो लिखा हुआ है, क हिंदी में क है, तो ये सारा कुछ ये क से लेकर के सारे जितने भी हैं छ तक जितने भी प्रोविजन हैं, ये सारे के सारे जो हैं युक्त निर्बंधनों के अधीन है। इसमें सबसे नंबर 1 पे भारत की प्रभुता और अखंडता आता है, देश की सुरक्षा, विदेशी राज्यों की से मैत्रीपूर्ण संबंध,
पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं, लोक व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित चीज़ें आती हैं। उस आधार पे राज्य कोई भी प्रतिबंध लगा सकता है आपके इन अधिकारों पे, जो भी हो। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान आपको देना चाहिए, यहाँ पे नागरिक लिखा हुआ है, ये नागरिकों को ही ये अधिकार दिया गया है, गैर नागरिकों को, विदेशी लोगों को ये नहीं दिया गया है। इसी प्रकार आप जो प्रीवियस आर्टिकल्स जो देखे होंगे, उसमें भी ढेर सारे अधिकार जो हैं वो नागरिकों को दिए गए हैं, बहुत सारे अधिकार जो हैं, जैसे राइट आर्टिकल 21 जो है वो विदेशियों को भी दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो अधिकार दिए हुए हैं वो 2 भागों में विभाजित होते हैं, कुछ नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, कुछ नागरिकों और विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। फिर उसी के, चूँकि ये सब मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको शॉर्ट में बताने की। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग वो उसको उसमें से संबंधित क्वेश्चन आप